हेलो, हाउ आर यू। आज हम अपने एक न्यू क्रिएशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स, listen to me carefully in this video because this is my first video in English medium for a specially science subject, which is very interesting and also some minor to high view or any of the thoughts। एक छोटा सा भी हमारा जो सोच है, हमारी जो सोच है उसको हम कैसे आके ले जाए, बस यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया है इंग्लिश मीडियम के सभी उन बच्चों के लिए कि जो स्पेशली अभी स्टैंडर्ड 10th में है और वो अपनी पढ़ाई के लिए एक या दूसरी ओर से प्रयत्न तो है ही कि नहीं कहीं से भी हम ये अपनी जो पढ़ाई है उसको रोक ना पाए और आगे लेके जाए। बस कई बच्चों भी मुझे ऐसे बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश मीडियम में भी बनाइए वीडियो, तो हम भी आपका ये वीडियो है वो देख सके सुन सके। तो वही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली। तो चलो हम आगे बढ़े और हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पहला जो चैप्टर है वो आपने पहली स्लाइड पे तो देख लिया कि भाई क्या हम पढ़ने वाले हैं, सही है। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर तो चैप्टर जो है हमारा वो केमिस्ट्री का है और फर्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो उसका जो बेसिक पॉइंट है कि भाई कैसे हम अपने एसिड से या बेस से या सॉल्ट से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर हमारे आसपास सराउंडिंग ऑफ आवर सेल्फ्स इन आवर लाइफ so much chemical reaction happen, but how can we identify the substance is changed or not? That's a simple here first questions, in which situations of daily life chemical changes are observed by। यहाँ हमें सोचना है कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है उसमें हर रोज़ क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, वाई, तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सही है। तो देखिए हम आगे अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर है उसकी ओर बढ़ रहे। तो जनरली इन द फॉलोइंग सिचुएशंस डेली लाइफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड because in all the given situations the nature and identity of the initial substance have somewhat changed, means chemical change is responsible for the change in the situations and identity of the substance। Here two most important words, nature and identity of the substance। day to day change surrounding to us in our daily life। कई बच्चों को ये मालूम नहीं हो सकता कि कैसे हम पहचान पाएंगे वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, सही है। तो लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मेटल आयन। आयन को हम पहचानते हैं, यानी कि जो हमारे पास में लोखंड धातु रहती है किसी भी प्रकार से, वो छोटी सी खिल्ली हो या फिर बड़ा सा कोई ग्रिल हो, कोई भी हो, पर वो जब नया नया होगा ना तो बढ़िया सा दिखेगा।
पर अपने घर में 1-2 साल जाने के बाद हम देखते हैं कि ये मेटल है वो, उनकी जो सरफेस है ना, वो सरफेस क्या हो गई, रफ हो गई है। क्यों हो गई? द आइडेंटिटी इज द चेंज ऑफ द आयन। चलो छोड़िए, 6 साल 1 साल के लिए क्या हम वेट करेंगे, सही है। दूसरा एक एग्जाम्पल्स है, मिल्क। काफ़ी टाइम समर में ये बनता है कि भाई मिल्क है जो वो डर्टी होगा, यानी कि हम बोलते हैं कि नहीं चलो ये अच्छा नहीं है, उसमें से बदबू आ रही है। क्यों आ रही है बदबू, क्यों आ रही है? भाई हमारे ही घर में है ना, ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई, उसका नेचर चेंज हुआ। बट हाउ? सम ऑफ द केमिकल चेंज is responsible for the change of situations and identity of the substance। सही है। अगर उससे भी ज़्यादा हम सोचने लगे कि नहीं चलो ये तो ठीक है, पर अपना कुछ और फूड है, तो है हमारे घर जब बनाना हम बाहर से लेके आते हैं और बनाने को रख देते हैं, भूल जाते हैं कि भाई अभी एक तो है कि नहीं है। पर देखना कि 2-3 दिन के बाद वही बनाना के जो कोई भी आइडेंटिटी है और क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। लॉस द टेस्ट, लॉस द आइडेंटिटी, नेचर। तो वही कारण है कि समहाउ chemical change in banana, somehow chemical change in metal of iron, somehow chemical change in milk. That's so many reasons, and that's why initially situations, initially natures, initially identity of the substance is changed. Okay, the next slide. Here we discuss so many situations. देखिए, whenever chemical change occur, we can say that chemical reactions has taken place. Yes, so many reasons and so many chemical changes occurs, and that's why we can say that's a chemical reaction happen in some situations. So first of all, some examples we show that in video. First, milk is left room temperature during summer. Second one, an iron, tawa, pan, nail is left exposed to humid atmosphere. Third one is the grapes get fermented. Fourth one is the food is cooked. And fifth one is the food get digest in our body. And last one is we respire. Yes, मैंने आगे भी बताया कि मिल्क है जो अपनी आइडेंटिटी इन समर में क्या होता है, लेफ्ट कर देती है, मीन्स गवा देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर है जो मिल्क के लिए सही रहना चाहिए वो नहीं है। आयन है, मेटल है, तो उसमें से कई सारी चीज़ें बनती है, हमें मालूम है। तो यहाँ पे 3-4 नाम दिए, वो भी टेम्परेचर में जो हम बोलते हैं ना ह्यूमिड, भेज, उसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सपोज्ड हो जाता है वहाँ से। ग्रेप में जो है हम बाज़ार से लाते हैं और हम घर पे रखते हैं, तो 2-3 दिन के बाद देखना है कि उसमें से डर्टी स्मेल आती है, जो हम बोलते हैं ना कि बहुत गंदी बास आ रही। तो ऐसा भी होता है। कई सारे फ्रूट्स है कि जो हम खा नहीं पाते और हमें फेंक देना पड़ता है, तो फर्मेंटेड फूड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। फूड इज़ कुक्ड, हमने घर में बनाया है फूड, सही है। हम दाल चावल साग रोटी सब्जी सब बनाते हैं, तो पहले जो वो थे, दाल है चावल है, उसका नेचर है वो सॉलिड है और रिजिड है।
सही है। राइस का, दाल का, वो जो नेचर है वो क्या है, सॉलिड और रिजिड है। और उसके बाद हम जो कुक्ड करते हैं उसको हम बनाते हैं खाने के लिए, और फिर हम उसको पहचान कैसे रखते हैं, तो वाह स्मूथ। पहले जो हमने राइस खाने का क्यों नहीं तरीका अपनाया, क्योंकि वो रिजिड है, उसका जो नेचर है। पर उसको हम कुक्ड करने के बाद हम उसको अपने किचन में जब तैयार करते हैं, तब उसके बाद हम उसको इजीली से इंटैक्ट कर सकते हैं। तो वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, चेंज हो गई। सही है। ऐसे ही फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ये टॉपिक तो पूरा चैप्टर नंबर 6 में आएगा कि कैसे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमने जो फूड लिया है वो फूड कई सारे केमिकल रिएक्शन के बाद उनमें से मिलते हुए इम्पोर्टेंट जो हम अपने बोल रहे हैं ना कि प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, so many substances releases from the food after digestion and release in the our blood tissue. So that's also a chemical reaction and we respire. Yes. फिफ्थ एंड सिक्स जो पॉइंट है वो तो हम पढ़ने वाले ही है पूरा डिटेल में। तो वेरियस सिचुएशंस in surrounding environments of our daily life which left or lost identity and nature of this substance in initial situation. Okay, now we go for the another slide, and that's question number 2 for our chapter, and this one is on the basis of तो हमने वेरियस सिचुएशंस में जो 6 एग्जांपल्स हमने अभी सुने, देखे, उसके पीछे क्या वजह है, हमें कैसे मालूम होता है कि नहीं यही है वो रीज़न कि जिसके बदौलत हमें ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऐसा मालूम पड़ेगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2, on the basis of which observations can it be determined that whether chemical reaction have taken place or not in any substance। यानी कि कहीं भी किसी भी तरह कोई भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, यह हमें कब और कैसे मालूम होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखो 4 अलग अलग कंडीशन है। वो कौन सी है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जर्वेशंस कैन इट बी डिटरमाइंड दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन अ सब्सटेंस और नॉट। फर्स्ट, चेंज इन अ स्टेट मीन्स ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। इनिशियली लाइक हम देखिए, हम एग्जांपल के दौरान ये समझेंगे तभी हमारा फंडा क्लियर होगा कि नहीं ये स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सही है। वैसे हमारे किचन में जो रेफ्रिजरेटर रहता है, रेफ्रिजरेटर में से थोड़ा सा हमें आइस निकालना है और उसी आइस को हमें रूम टेम्परेचर पे किचन के प्लेटफॉर्म पे रखना है। सही है। आफ्टर दैट वही आइस का जो छोटा सा हमने टुकड़ा लिया, उसके ऊपर रूम टेम्परेचर क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा, उस पर अप्लाई होगा और धीरे 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 वो आइस पिघल जाएगी, और पिघलने के बावजूद उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सही है। तो दैट इज़ अ चेंज इन अ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड। सही है। सेकंड वन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस प्रोड्यूस होना कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सो मेनी रिएक्शंस अकर इन आवर डेली लाइफ
यानी कि हम देखिए अपनी गड्डी में जो पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल का जो हमारे गड्डी के इंजन है उसमें क्या होता है, बर्न होता है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद वो गैस प्रोड्यूस होता है और फिर बाहर निकलता है। सही है। हम जब अपने घर में ही पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और पानी को गर्म करने के बाद ही उसमें से क्या निकलती है, गैसेस निकलती है। यस, तो ये हम सब अपनी आइज से क्लियर देख सकते हैं कि नहीं, गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जहाँ पे गैस बनता है, तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है। सही है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, तो हमने आगे जो वेरियस सिचुएशंस में देखा कि हमारा जो कोई भी ग्रेप्स है वो फर्मेंटेड हो जाता है। तो ग्रेप्स नहीं, कई सारे फ्रूट्स है, जैसे कि हम एप्पल को ले सकते हैं। एप्पल दिखने में जब ताज़ा हो तब क्या है कि अंदर से वाइट है, सही है, पर उसको हम एक पीस कर देते और एक पीस को रख देते ऐसे ही, देखने का है कि वो 3 या 4 घंटे के बाद थोड़ा 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 ब्राउनिश हो जाता है, कलर चेंज, यानी कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने की शुरुआत हो गई है, स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। सही है। एंड फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। So many reactions in chemical companies and surrounding our daily life, it happens, but some simple examples like water, हम पहचानते और जानते भी है कि जब पानी को 100 अंश सेल्सियस पे उबाला जा सकता है, उसको गर्म किया जा सकता है, तभी वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो उसमें से लेफ्ट होके इवेपोरेट हो जाते हैं वहाँ से। तो सम ऑफ द रिएक्शन इज डन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट्स ऑल्सो नेसेसरी। तो यही वो 4 कंडीशन है, यही वो 4 उसके जो रियलिटी हमें दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहीं भी हुआ है या नहीं हुआ। सही है। तो छोटा सा क्वेश्चन है बट बढ़िया से वो पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो हमने ये अपने जो है नोटबुक्स उसमें हमें लिखना है कि कैसे ये 4 कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। सही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नए क्वेश्चन की ओर, और वो है एक्सप्लेन। कई सारे बच्चे और हेलो, क्वेश्चन नंबर 3। हम सोचते हैं यार क्या ये सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब होता है, बोर हो जाते हैं ना किसी का ये ऐसा वीडियो सुनना और फिर उसको समझना। कुछ ऐसा हो कि यार शॉर्ट में हो जाए और हमें सब कुछ याद रह जाए, हैं, बढ़िया आता है। या छोटे में से बड़ा याद रखने की कोई वो झंझट ही नहीं, मगजमारी नहीं। सही है। बस वही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कि भाई हम कैसे केमिकल रिएक्शन को वो जो है ना कि वर्ड एक्सप्लेनेशन की वजह से काफ़ी हम डिस्टर्ब होते हैं, पर वो वर्ड्स एक्सप्लेनेशन सेंटेंस में किया जाता है, फिर हम लिखने बैठते, मगअप करते या मेमोराइज करते, वॉट एवर, बट कोई क्लू है जो वही याद रखना है और वही हमें एग्ज़ाम में सही मायने से वो सब आंसर इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि एक्सप्लेन द मेथड
तो write chemical equation of reaction as per any situation with proper example। कोई तो मेथड है कि भाई प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हमें वो इक्वेशन के लिए मायने रखती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि हमने लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन। आप अपने स्टडी करियर में प्राइमरी बेस में ये सुना है कि भाई मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हीट देनी है बर्नर के ऊपर, बर्नर ऑन करके, सही है, ये सब पढ़ा है आप। फिर हम देखते हैं कि उसमें से गैस प्रोड्यूस होता है, उसमें से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, ये सब देखा। अगर हम लिखने बैठे तो कितना लंबा चौड़ा हो जाता है, पर यहाँ पे हम वो टेक्निक है कि वही सब कुछ एक छोटे मायनों में कैसे लिखा जाता है, सही है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन it gets converted into magnesium oxide। Yes, and these descriptions of chemical reaction in a sentence form quite long। लंबा हो जाता है लिखने में, but it can be written in a shorter form। The simplest way to do this is to write in the form of वर्ड इक्वेशन। चलो हमें सेंटेंस में नहीं लिखना है, पर वर्ड इक्वेशन में तो लिख सकते हैं ना। तो भाई कैसे लिखेंगे, देखते हैं, कहीं कुछ हम भी नया सीख लें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड इक्वेशन लिखा, द वर्ड रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कैन बी राइटन एज फॉलो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बच्चों, हमने नीचे लिखा है रिएक्टेंट और राइट साइड पे लिखा है प्रोडक्ट। यानी कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, वो मोलेक्यूल्स हो या एनी सब्सटेंस हो या मेटल हो, नॉन मेटल हो, वो सब रिएक्टेंट है। जो पार्टिसिपेट हो रहा है वही। और उसके बाद जो हमें मिलता है, जो न्यू फॉर्म डेवलप होता है, जो हमें आफ्टर ऑल एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोडक्ट मिलती है, सही है। तो देखो, हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। ओके, the new substance is the magnesium oxide formed during the reaction as a product। तो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि what is the reactant, what is the product, सही है। and then the word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them। हमें जो वर्ड इक्वेशन है, वो वर्ड इक्वेशन में जो हमने एरो दिखाया है, वो एरो क्या बताता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट है, सही है, वो रिएक्टेंट में से ही बना है, वहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए हमने दोनों के बीच में रखा है कि भाई ये रिएक्टेंट में से लेकर प्रोडक्ट तक जा रहा है। रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक वो जा रहा है, वही हमने एरो के निशानी, वो साइन के द्वारा हमने वहाँ पे आपको दिखाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वरना मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जो रिएक्शन हो रहा है वो राइट साइड से शुरू है या लेफ़्ट साइड से। उसका भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो चलो हम आगे बढ़े कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे, द रिएक्टेंट आर राइटन ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। ये देखा हमने केमिकल रिएक्शन, जो वर्ड इक्वेशन लिखा है वहाँ पे, सही, विथ अ प्लस साइन। तो दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उसके बीच में हमने प्लस साइन की है। सिमिलरली प्रोडक्ट आर राइटन ऑन अ राइट हैंड साइड।
RHS with a plus sign between them. हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वहाँ पे वन प्रोडक्ट है। अगर मानो कि दो प्रोडक्ट जनरेट होते हैं तो वहाँ पे भी प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन रखी जाती है। सही है। और जो एरो हेड है जो हमें पॉइंटेड बताता है, क्या बताता है? पॉइंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट ही और हमें वो चिन्ह है, एरो है। सही है। तो दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट है। बट टू रिप्रेजेंट द वर्ड इक्वेशन इन अ शॉर्ट, यहाँ पे हमने जो वर्ड इक्वेशन है जो आगे हमने लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी हमें अभी शॉर्ट में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज अ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। यानी कि हमें वो हर साइन याद रहनी चाहिए कि हमें मैग्नीशियम को Mg लिखना है, हमें ऑक्सीजन को O से दर्शाना है, और हमें एल्यूमिनियम है उसको लिखने के लिए Al लिखना है। तो यही वो जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम कॉन्साइज कर सकेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कि Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। देखो अभी ये मत सोचना कि यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। पहले हमें तो सीखना है कि जो सेंटेंस एक्सप्लेनेशन था वो शॉर्ट वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ, फिर वही वर्ड इक्वेशन को हम कॉन्साइज करने के लिए आगे बढ़े। तो ये है वो कि Mg plus O2 it gives MgO. In the given equation, counting the number of atoms of each element of on the LHS and RHS of the arrow, if the number of atoms of each element is not the same on the both side। देखो हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स अभी सीखने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, यानी कि अपूर्णित, यानी कि पूरा नहीं हुआ है ये इक्वेशन। क्यों? क्योंकि उसकी LHS और RHS की साइड पे जो एलिमेंट है उसका एटम वो सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है, लिखा नहीं गया है। सही है। तो देखते हैं आगे कि द इक्वेशन आर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। दिस इज बिकॉज द मास ऑन द बोथ साइड आर नॉट इक्वल। व्हाट इज़ द रीज़न? जो मैग्नीशियम का मास है यानी कि उसका जो मोलिकुलर वेट है वो LHS और RHS में सही मायने से नहीं है। या तो फिर ऑक्सीजन है तो उसका देखना है तो वो भी नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। सही है। और देखिए यहाँ पे हमने उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या नाम दिया है कि दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस फॉर अ रिएक्शंस। रिएक्शंस जो हमने लिखा है कि Mg plus O2 इट गिव्स MgO, इट्स अ स्केलेटल रिएक्शन। यस, तो तुम्हें एग्ज़ाम के पेपर में जो पूछा जाएगा जब भी कि भाई डिफाइन द स्केलेटल केमिकल रिएक्शन विद द एग्जाम्पल, या ओनली फॉर डिफाइन द स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, तो हमें ये पॉइंट लिखना है। आगे वाली स्लाइड में जो हमने देखा ना, ये सेकंड कि इन द गिवन इक्वेशंस काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on the LHS and RHS of the arrow, if the number of atom of each element is not same on the both sides, and these equations are unbalanced equations. This is because the mass on the both sides are not equal.
सही है, ये हमें डिफाइन करना है और उसके बाद हमें जजमेंट लेना है क्या कि दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन एंड देन आफ्टर वी राइट। उसके बाद हमें ये उसका एग्जाम्पल लिखना है कि Mg plus O2 it gives MgO is a skeletal chemical reaction for the burning of magnesium air। तो यही हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, सेक्शन केमिस्ट्री का था। और बच्चों में इंग्लिश मीडियम की ओर आगे बढ़ने वाला हूँ और नए नए वीडियो आपके पास बेटर जितना भी मैं न्यू क्रिएशन के साथ आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको समझना है। और आपको समझ नहीं आ सकता तो फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे अपना नाम भेजकर जो भी क्वेश्चन है या क्वेरी है वो मुझे आप बता सकते हो और मैं उनका सॉल्यूशन आपको 100% दूंगा। सही है, तो हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत दिल से मैं आपसे यही विनती करूँगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि प्लीज़ 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 डोंट मिस योर गोल्डन चांस इन योर करियर इन लाइफ। सो गो अहेड, डू और डाई। ओके, तब तक के लिए हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।